तो बच्चों अभी हम लोग सेफ्टी और जो प्रिकॉशन वाला चैप्टर है उसकी थ्योरी देख चुके हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी बढ़िया तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी और ट्रेड का क्या हमारा क्वेश्चन है। और सेफ्टी वाला जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी ITI से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेफ्टी का चैप्टर डेफिनेटली पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर पहला वाला क्वेश्चन देखा जाए, बोला जा रहा है इनमें से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के तत्वों में संबंध में गलत है। आपको बताना है कि जो अग्नि सुरक्षा यानी फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। ओके बच्चों, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि तो जितने भी फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो अपने फायर सेफ्टी का कैसे रख रखाव करते हैं और उस मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है ना। तो आप बताइए, सबसे पहला कर्मचारी की छुट्टी का नियमितीकरण। देखो एक बात मैं बता दूं, नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी छुट्टी का नियमितीकरण यानी रेगुलाइजेशन नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का रेगुलाइजेशन नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो ये पार्ट हमारा कह सकते हो सही है, मतलब फायर सेफ्टी कौन सा गलत है, ये पार्ट सही है बच्चा। आपको कर्मचारी की छुट्टी का रेगुलाइजेशन जो है करना पड़ेगा। पता चला कि दिवाली आई और सारे के सारे लोग छुट्टी बनाने चले गए, कहीं पर आग लग गई, समझो बात को। तो अगर कहीं पर आग लग गई है या कहीं पर भी आग लग सकती है तो कोई ना कोई कर्मचारी तो होना चाहिए ना उस आग को बुझाने के लिए। तो हमें कर्मचारी की छुट्टी का रेगुलाइजेशन करना पड़ेगा और इसका मतलब यह है कि सभी को एक साथ छुट्टी नहीं देना, बारी बारी देना है ये, है ना। उसके बाद नियमित निकासी ड्रिल, निकासी ड्रिल, आपको ड्रिल को निकालना, ये कभी फायर सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित है ही नहीं। आग उपकरण की रखरखाव और जांच करना, हाँ बिल्कुल ये फायर सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित है। आप सोचिए अगर कहीं पर आग लगी है तो उसके जो हमारे टूल्स होते हैं, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, चाहे CO2 वाला होना चाहिए, कुछ भी हो, तो उसको ऐसी जगह पर रखा होना चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से वहां पहुंच सके, है ना। उसके अलावा उसकी जांच भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर जो है आग लगी है और आप अपना CO2 फायर एक्सटिंग्विशर लेके गए, पता चला उसमें जो है लिक्विड ही खत्म हो चुका है, केमिकल ही खत्म हो चुका है, CO2 नहीं बन रही, तो भी तो दिक्कत है। तो उसका रख रखाव और जांच भी करना चाहिए। स्टाफ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारा फायर सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित स्टाफ होगा उनके ट्रेनिंग जरूरी है। अगर आपने उनको ट्रेंड नहीं किया तो पता चला फायर कहीं और बुझानी है, वो बुझा कहीं और रहे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि फायर सेफ्टी मैनेजमेंट से कौन सा कथन गलत है, तो कहना बाकी सारे कथन सही हैं, लेकिन नियमित निकासी ड्रिल का फायर सेफ्टी मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं है। आपने हाँ ये इसका संबंध सेफ्टी से जरूर है। आप जब भी कभी ड्रिलिंग कीजिए तो ड्रिलिंग करने के बाद आपको ड्रिल बेड को निकालना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इसका संबंध फायर सेफ्टी मैनेजमेंट से नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अब ये सवाल देखो, ट्यूबवेल ऑपरेटर 2019 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट फायर। बोला जा रहा है कि आग के विरुद्ध सबसे अच्छा बचाव क्या। तो बहुत सीधा सा सवाल है कि आग के विरुद्ध सबसे अच्छा बचाव क्या है। तो आप ऐसा कहना कि किसी भी चीज के विरुद्ध सबसे अच्छा बचाव होता है प्रिवेंशन, जिसको बोलते हैं रोकथाम। हम कह रहे हैं आग लगने ही ना दो, है, अगर आग लगनी तो ना दोगे तो फायर अलार्म की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो निकासी योजनाएं होती है, एग्जिट प्लान्स होते हैं, उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने आग लगने ही नहीं दिया तो इन सब का क्या आवश्यकता है। तो याद रखना, आग को रोकने का सबसे अच्छा बचाव उसका रोकथाम ही हो सकता है, प्रिवेंशन ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके, तो आप आग लगने ही ना दीजिए यार, क्या दिक्कत है, आग मत लगने दो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। बोला जा रहा है अग्निशामक यंत्र को यूज करने का कौन सा गलत तरीका है। अच्छा, गलत यूज करते समय निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपने अग्निशामक यंत्र यूज किया तो बताइए उनमें से कौन सा कथन बच्चों गलत है। तो पहला लिखा हुआ है पिन को खींचकर 8 से 10 फीट पीछे खड़े हो जाए। दूसरा है लपटों से के ऊपरी भाग में निशाना लगाओ। बच्चों यही गलत है यार, गलत है। देखो, जब भी कभी फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है तो सबसे पहले हमें उसकी एक सेफ्टी पिन होती है, उसको निकालना होता है।
और नीचे वाले हैंडल को ऐसे पकड़ना होता है और 8 हाथ की मदद से जहां जहां आग लगी हुई है वहां वहां हमें डालना होता है, चाहे वो CO2 गैस हो या फोम हो। लेकिन उन्होंने जो बोला ना, लपटों के ऊपरी भाग पे निशाना लगाओ, शरीर लद, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लपटों के ऊपरी भाग में निशाना लगाओ। जैसे कि मैंने आपसे कहा मेरे पास ये फायर है, ओके। अब फायर जो है ऊपर से ऐसे निकल रही है, जमीन से ऐसे किसी भाग से, या लकड़ी का टुकड़ा ऐसे जल रहा है। तो मान लीजिए यहां लकड़ी का टुकड़ा जल रहा है और जलते हुए फायर ऊपर जा रही है, तो आप मुझे बताइए जो भी आप CO2 गैस डालोगे वो क्या इसके लपटों के ऊपर डालोगे? सोच देखिए, है तो CO2 गैस के लपटों के ऊपर नहीं डालो, नहीं, हमें उस जगह पे निशाना लगाना चाहिए जहां पर फायर निकल रही है, जहां से फायर निकल रही है, हमें उस जगह पे निशाना लगाना चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो बच्चा मेरे कि फायर का निशाना हमें उस जगह पे लगाना चाहिए जहां से आग निकल रही है। तो इन्होंने जो बोला ना लपटों के ऊपरी भाग पे निशाना लगाओ, ये गलत बोला। बाकी हैंडल को दबाना एकदम सही है, पिन को खींचकर 8 से 10 फीट पीछे हो जाना, ये भी बात एकदम सही है, लेकिन लपटों के ऊपरी भाग पे निशाना लगाना टोटली गलत है। तो तीसरा वाला पार्ट बच्चों गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा बोला जा रहा है कि सोडा एसिड अग्निशामक में से कौन सा रसायन यूज किया जाता है? बच्चों सोडा एसिड पूछा गया, याद रखना जब भी कभी सोडा एसिड पूछा जाए कि बताइए सोडा एसिड में हम लोग कौन से रसायन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहना सोडा एसिड में हम लोग 2 केमिकल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला केमिकल जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों NaSCO3 की रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं ना। तो जब ये दोनों रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां पर 2 NaSCO3 ले लीजिए, तो यहां पर फाइनली बन जाता है Na2SO4 प्लस H2O, और एक गैस और बन जाती है, उस गैस का नाम होता है CO2 गैस। और यही CO2 गैस ध्यान रखना फायर को बुझा देता है ना, यही CO2 गैस फायर को बुझा देता है। देखो मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है, ऑक्सीजन गैस आग जलने में सहायक होती है, लेकिन CO2 गैस आग बुझाने में सहायक होती है, ओके। ऑक्सीजन गैस आग जलने में सहायक होती है और CO2 गैस आग बुझाने में सहायक होती है। हमेशा इस बात को याद रखना, किसी भी फायर को बुझाने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि जैसे कि आपकी ये फायर जल रही है और मुझे इसको बुझाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना देते हैं, एक ऐसा खोल बना देते हैं जिससे कि बाहर से आने वाली जो ऑक्सीजन है वो रुक सके, है ना। तो जब हमने ऐसा आवरण बना दिया, वो आवरण पानी का हो सकता है, वो आवरण CO2 गैस का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो बाहर से आने वाला अगर हमने आवरण ही रोक दिया है, ऑक्सीजन ही रोक दी, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आग बुझ जाएगी। यही सबसे बेसिक तरीका। तो आप इसका आंसर CO2 नहीं लगा सकते, क्योंकि CO2 तो बाद में यूज होती है, याद रखना। तो NaSCO3 H2SO4 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना। एल्यूमिनियम सल्फेट भी नहीं लगा सकते। एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है बच्चों जब हम लोग फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, फोम टाइप। तो फोम टाइप जब यूज करेंगे तब एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके। तो ये एग्जाम्पल दिखाई दिया है, कहां पर है, जैसे कि यहां पर देखिए एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दिया, अंदर का डायग्राम है, मेनली अंदर का डायग्राम, है ना। तो आप देखिए यहां पर एक पिन लगी हुई है जिसको बोलते हैं सेफ्टी पिन। थोड़ा गौर से देखिए, ये लगी हुई है सेफ्टी पिन, ऐसे ये लगी सेफ्टी पिन। तो बच्चों अगर ये सेफ्टी पिन है तो इस सेफ्टी पिन को ऐसे पकड़कर खट से खींच दिए। तो जैसे ही सेफ्टी पिन खींच दिया जाएगा और ये जो हैंडल है, इस हैंडल को ऐसे दबाते हैं और एक हाथ से इस नोजल को पकड़कर फस 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 मार देते हैं। इसमें 2 लिक्विड भरे होते हैं, 2 केमिकल भरे होते हैं। एक भरा होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 और दूसरा भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4, याद रखिएगा, ठीक है। इन 2 केमिकल की मदद से हम लोग CO2 गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां ये बोला जा रहा है कि इन द इवेंट ऑफ द एक्सीडेंट के केस में बताइए किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए। तो कहना अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए, अब ये सवाल देखिए UPSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर का क्वेश्चन है। मान लीजिए मेरे पास कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए। तो पहला लिखा है आराम करने के लिए कहना चाहिए, हाँ। दूसरा है दुर्घटना के बारे में पूछताछ करना चाहिए। मतलब कोई एक आदमी जो है, मान लीजिए वो साइकिल से चलता चला जा रहा था,
मोटरसाइकिल वाले ने उसको ठोक दिया और बेचारा वो गिर गया, उसका हाथ टूट गया। तुम उससे जाके पूछोगे भाई कैसे हुआ, या फिर उसको बोलो भैया आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो, क्या ऐसा है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछना चाहिए, ये सब गलत है। इसका सही आंसर जाना चाहिए तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। सहायता यानी, और सहायता भी कैसे, सहायता भी कैसे, सबसे पहला काम होता है कि बच्चों उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि जो बेसिक उसके पास नीड है, मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया तो उसको फर्स्ट एड दीजिए। जिस जगह पे सांप ने काटा उस जगह पे कपड़ा बांध दीजिए, थोड़ा सा खून बाहर निकाल दीजिए, ये सब फर्स्ट एड है। आपका हाथ में चोट लग गई, खून लबालब बह रहा है, तो आप क्या कीजिए, खून को रोकने के लिए उसमें कुछ कपड़ा लगा लीजिए। ये सब चीजें फर्स्ट एड कहलाती है बच्चों, है ना। और उसके बाद लिखा हुआ बिना इलाज के पड़े रहने देना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो, जालिम आदमी हो रहा है यार, है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्लास बी, क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? बोला जा रहा है कि जब हम लोग क्लास बी की आग को नियंत्रित करते हैं तो बताइए कौन से अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फायर हमारे कितने क्लास में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सब थ्योरी में पढ़ा रखा है, क्लास ए फायर होता है, उसके अलावा क्लास बी फायर होता है, उसके अलावा क्लास सी फायर होता है। अगला फायर बताइए कौन सा होता है? क्लास डी फायर होता है। इसके बाद अगला होता है क्लास ई फायर होता है, और बच्चों इसके बाद होता है क्लास एफ फायर, है ना। इतने तरह के आपको फायर याद करने हैं। क्लास ए फायर में क्या होता है कि क्लास ए फायर में ध्यान रखना, जितने भी ठोस ईंधन होते हैं, जितने भी ठोस ईंधन होते हैं, ठोस ईंधन में कौन कौन सी ईंधन, जैसे कि लकड़ी हो गया, जैसे कि पेपर हो गया, ये सब ठोस ईंधन होते हैं, ना। क्लास बी में लिक्विड यानी द्रव ईंधन होते हैं। द्रव ईंधन जैसे कि पेट्रोल हो गया, जैसे कि डीजल हो गया, ये सब द्रव ईंधन है। सुनते रहे ना ध्यान से। और क्लास सी फायर की बात करते हैं तो बच्चों याद रखना, क्लास सी फायर में हमारे गैसियस फ्यूल आते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस हो गई, जैसे कि मीथेन हो गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्लास डी फायर की बात करते हैं कि बताइए क्लास डी फायर क्या होते हैं। तो क्लास डी फायर में ध्यान रखना, ज्वलनशील, ज्वलनशील बच्चों पदार्थ आता है, या ज्वलनशील धातु बोलिए। कई बार हमारी जो धातु है वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो भी आग की तरह धड़कने लगती है ना। हाँ, क्लास ई बच्चों, क्लास ई में विद्युत उपकरण आते हैं। कई बार देखिए विद्युत उपकरण में भी आग लग जाती है, विद्युत उपकरण आते हैं। और याद रखना क्लास एफ में कुकिंग ऑयल्स आते हैं, कुकिंग ऑयल्स आते हैं। कई बार आप देखिए जब तेल की मदद से आप रायता में छौंका लगाते हो, तेल की मदद से रायता में छौंका लगाते हो, और छौंका लगाने में भी देखिए थोड़ी सी आग एक बड़ी सी आग बन जाती है, तो तेल भी कई बार जलता है ना। तो उसको बोलते हैं कुकिंग ऑयल क्लास एफ में। अब किसमें कौन सा यूज करते हैं ये आपको सीखना। जैसे क्लास बी बच्चों, क्लास बी में हमारा द्रव है यानी पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल को बुझाने के लिए कभी हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोच के देखिए, अगर हमने पेट्रोल डीजल को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया तो पानी तो भैया नीचे चला जाएगा क्योंकि भारी है, पेट्रोल डीजल ऊपर रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड बिल्कुल नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल मेनली जो है विद्युत उपकरण के लिए करते हैं, है ना। लकड़ी की चिप नहीं सर, लकड़ी की चिप डालोगे तो हो सकता है लकड़ी की चिप ही जल जाए। तो बच्चों इसके लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है, मेनली इस्तेमाल किया जाता है CO2। मैंने मेनली बताया, तो ध्यान रखना पेट्रोल डीजल को बुझाने के लिए मेनली CO2। कभी कभी आप देखिए जब भी कभी पेट्रोल पंप में आग लगती है तो आप लोग देखते होंगे कि जो वहां काम करने वाले कर्मचारी है ना, वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके आते हैं, यानी अग्निशामक यंत्र लेके आते हैं और ऐसे ऐसे CO2 गैस को फेंकते हैं, है ना। तो ये देखिए RRB LP 2019 का सवाल है, 23 और शिफ्ट 3 का सवाल है बच्चों। अब मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे फायर को समझाया है। वैसे मैंने थ्योरी में भी ये बात बताई आपको कि कौन कौन से फायर होते हैं और उनको बुझाने के लिए क्या इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर इस्तेमाल केवल क्लास ए के लिए होता है ना, क्लास ए के लिए। फोम, फोम का इस्तेमाल क्लास ए क्लास बी के लिए होता है, बाकी सब के लिए नहीं। देखो आपको ये नहीं याद करना है कि किसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, आपको ये याद करना है किसके लिए इस्तेमाल होता है, बस इतना याद कर लो। जैसे कि जल का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल क्लास ए के लिए, फोम का इस्तेमाल क्लास ए क्लास बी के लिए।
ड्राई पाउडर बच्चों इसका इस्तेमाल ए बी सी डी ई सबके लिए, एफ के लिए नहीं होता है ना। CO2 का इस्तेमाल क्लास बी के लिए होता है और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए होता है। CO2 का इस्तेमाल हम लोग मटेरियल के लिए नहीं कर सकते, नहीं तो CO2 ऊपर हो जाएगा, मटेरियल तो अंदर जल रहा है। वेट केमिकल इसका इस्तेमाल हम लोग ठोस के लिए करते हैं बच्चों और प्रोटीन ऑयल्स के लिए करते हैं, बस। तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो आपने कहा कि क्लास बी के लिए मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखो CO2, मेनली CO2, इसलिए हमने CO2 पर आंसर टिक किया। ये देखिए CO2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTC। CTC का बताइए पूरा नाम क्या है। तो कहना, अगर मुझे CTC का पूरा नाम पूछा जा रहा है कि बताइए CTC का पूरा नाम क्या है, तो आप कहना CTC ये भी एक तरह का जो है 8 भुजाने वाला पदार्थ है और इसका पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका पूरा नाम होगा बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये CTC का पूरा नाम है। और इसका इस्तेमाल पता है कहां होता है बच्चों? इसका इस्तेमाल होता है विद्युत उपकरण में आग बुझाने के लिए, है ना। यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली क्लास ई की फायर को बुझाने के लिए। और क्लास ई में बताइए कौन सी फायर आई थी? तो कहना क्लास ई में आई थी विद्युत उपकरण वाली फायर, विद्युत उपकरण। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। तो CTC का पूरा नाम ध्यान रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्लास डी। बच्चों इन्होंने 8वां क्वेश्चन बोला कि क्लास डी वाली फायर, बहुत ध्यान से सुनना, क्लास डी की फायर। वैसे क्लास डी में कौन सी फायर आती है? तो कहना जो धातु वाले फायर होते हैं ना, फ्लेमेबल मेटल, तो क्लास डी वो आता है फ्लेमेबल मेटल। तो सवाल ये है कि क्लास डी आग बुझाने के लिए एक रसायन का प्रयोग किया जाता है, वे आग है और जिसमें दहनशील धातु है जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल है। बिल्कुल एकदम से क्लास डी में ये फायर है। तो बोला जा रहा है कि क्लास डी आग को बुझाने के लिए बताइए उसका ज्यामितीय प्रतीक क्या है, क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए। तो बच्चों सारे के सारे फायर को बुझाने के लिए आप ये प्रतीक याद कर लो। हाँ देखो, जब हम लोग क्लास ए की फायर को बुझाते हैं तो हरे त्रिभुज में ए लिखा होगा सफेद से, हरा त्रिभुज, इसको आप हरा त्रिभुज बोलिए। तो क्लास ए मतलब हरा त्रिभुज, और याद हो जाएगा। आप देखो ए जो है ना वो त्रिभुज जैसा होता है ना, तो हरा त्रिभुज। क्लास बी ऐसे देखो वर्ग है, क्लास सी सर्कल है, नीला सर्कल, देखो इसको बोला जाता है हरा त्रिभुज। ऐसे ही ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा हरा त्रिभुज, ये क्या होगा? लाल वर्ग क्लास बी। और क्लास सी नीला वृत्त, और इसको बोलते हैं पीला सितारा क्लास डी। और इसके बाद क्लास टे में ध्यान रखना ये, अच्छा क्लास टे वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है। देखिए जब हम लोग फायर का क्लासिफिकेशन करते हैं ना तो दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन पद्धति और एक होता है अमेरिकन। तो मैंने जो EF तक बताया ना ये ऑस्ट्रेलियन पद्धति है। कई बार अमेरिकन पद्धति में क्या होता है, अमेरिकन पद्धति में क्लास टे फायर भी आता है और उसी को किचन फायर या कुकिंग ऑयल्स भी कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम जो है अमेरिकन पद्धति के अनुसार है, ऑस्ट्रेलियन नहीं। लेकिन आप लोग के सिलेबस में ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन पद्धति है और वही मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो क्लास टे में आप ध्यान रखना इस तरीके से काला हेक्सागोनल है, काला हेक्सागोनल। ओके, तो ये आप लोग को डायग्राम याद करना है क्योंकि ये सारे के सारे याद करने वाले क्वेश्चन है ना। ये जो सिस्टम दिखाया गया ना, ये ध्यान रखना अमेरिकन पद्धति के अनुसार है, अमेरिकन पद्धति के अनुसार। ओके, तो आप इसको ऑस्ट्रेलियन पद्धति से कंपेरिजन ही कराने जाना। अमेरिकन पद्धति में क्या होता है कि क्लास ए में ठोस होते हैं, क्लास बी में गैसोलीन ऑयल वगैरह आ जाते हैं, क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर आ जाते हैं, फिर कंबशन मैटर क्लास डी में आते हैं और क्लास टे में किचन फायर आते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी पद्धति है? अमेरिकन। ओके, चलो और आगे देखिए। अच्छा, तो सवाल का आंसर देख लीजिए क्या है। तो सवाल ये था कि क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए बताइए किसका इस्तेमाल करते हैं। ये ट्यूबवेल ऑपरेटर में आया हुआ सवाल है। तो क्लास डी देखिए, पीला सितारा कंबशन मेटल है ना, तो पीला सितारा इसका सही आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा, येलो स्टार के साथ जाएगा। काफी बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल ये 9वां नंबर,
यदि आपको पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वेरी गुड। पोर्टेबल अग्निशामक मतलब जिसको आप यहां से वहां ले जा सकते हो, पोर्टेबल अग्निशामक के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो कुछ चीजों जो आपको जाननी चाहिए, क्या क्या चीजें जाननी चाहिए। पहला, वो किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, बिल्कुल एकदम सही। मान लो आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप जो है पेट्रोल पंप में आग बुझाने जा रहे हो कि किसी बिल्डिंग में आग बुझाने जा रहे हो। आप किसी जो वायर जाते हैं उस वायर में आग लग गई है उसे बुझाने जा रहे हो तो किसे आग बुझाने जा रहे हो ना। अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग की रणनीतियां एकदम सही, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा अग्निशामक यूज करना है, उसकी आपकी रणनीति क्या है। अग्निशामक यंत्रों का स्थान, ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। पता चले आपको आग बुझाने जाना है और उसी समय आप ढूंढ रहे हो, अरे भाई CO2 वाला कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम वाला कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब आपको यही नहीं पता कहाँ CO2 वाला अग्निशामक रखा है, कहाँ फोम वाला रखा है। तो इसकी रणनीति पता होना चाहिए कहाँ रखे वो सब, है ना। तो इन सारी की सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। बोला जा रहा है संपीड़ित गैसों के प्रज्वलन से होने वाली आग से बचने के लिए, अच्छा बोला जा रहा है संपीड़ित गैसों के प्रज्वलन से होने वाली आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। संपीड़ित गैस से मतलब LPG। बच्चों LPG ही संपीड़ित गैस है जिसको आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। कई बार देखिए LPG में आग लग जाती है, आपके घरों में जो सिलेंडर है कई बार उसमें भी आग लग जाती है। तो बताया जा रहा है कि बताइए टू अवॉइड द फायर रिजल्टिंग फ्रॉम इग्निशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस। LPG में अगर गैस लगी है तो बताइए इसको अवॉइड करने के लिए, इसको बुझाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला है सभी सिलेंडर को सीधा दीवार पे सुरक्षित रख दे। ये तो एकदम सही लग रहा है यार। जब गैसों का भंडारण, परिवहन या उपयोग किया जाता है तो अब सिलेंडर को कभी ना खींचे। एकदम सही, खींचने पे भी आग लग जाती है, फ्रिक्शन आता है। आवश्यकता अनुसार दबाव राहत उपकरणों को संशोधित या बदले। आवश्यकता अनुसार दबाव, बच्चों ये कोई मतलब ही नहीं है। आप मुझे बताओ LPG गैस में क्या किसी तरह का प्रेशर रिलीफ डिवाइस लगाई जाती है? मुझे बताइए ये बात। आपके घरों में सिलेंडर आता है, क्या उस सिलेंडर में प्रेशर रिलीफ डिवाइस लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती सर। तो इन्होंने ये लाइन बोली ना, आवश्यकता अनुसार दबाव राहत उपकरणों को संशोधित या बदले, ये काम आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो जो मुझे सही समझ में आया कि जो इसका सही हो सकता है LPG में आग लगने से रोकने के लिए, वो मुझे A और B लगा कि A और B सही हो सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताइए किसके साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। सर डी वाला उत्तर सही है, बोथ A एंड B। ये सर एकदम सही है, बाकी और गलत है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मतलब कभी आप मान लीजिए किसी चीज से जल रहे हो तो आप मुझे बताइए जले पर क्या नहीं रखना चाहिए। पहला है कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि, पानी। अगला है कोको के बीज, है ना, जो कोको नट आते हैं उनके बीज से बना मक्खन। अरे सर मक्खन कहां से रखोगे, ये तो बकवास वाली बात हो रही है। मक्खन तो स्वयं जलता है, तो मक्खन कैसे रख दोगे। और अगला है सूखी ऊसर पट्टी, ये तो रख सकते हैं बच्चों। मक्खन यानी कोको से बना हुआ मक्खन कभी नहीं रखा जाएगा, नहीं तो आपको और जलन होने लगेगी, है ना। तो ये कभी नहीं रखना। पानी भी रख लो, काम चल जाएगा। सूखी पट्टी भी रख लीजिए, तब भी आपको आराम मिलेगा। इवन जले पर और भी बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं, लेकिन इन्होंने जो बोला कोको के बीज से बना मक्खन, सर ये नहीं रख सकते। अब ये सवाल देखिए 2018 में पूछा गया सवाल है ट्यूबवेल ऑपरेटर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब फायर क्या है, फायर किसका कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने सिर्फ फायर का कॉम्बिनेशन पूछा है कि बताइए फायर इनमें से किसका कॉम्बिनेशन होती है। बच्चों याद रखना, जो हमारा फायर होती है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। दो चीजें कौन कौन सी, तीन चीजें कौन कौन सी। सबसे पहले तो देखो फायर के लिए हमें ईंधन चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल, फ्यूल चाहिए होता है। फायर बनाने के लिए हमें ध्यान रखना दूसरी चीज चाहिए होती है ऑक्सीजन। अब बच्चों तीसरी जो चीज हमें चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है हीट। ये तीन चीजें मिलकर ध्यान रखिएगा फायर का निर्माण करती है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ साथ देखिए बहुत सारा ऑक्सीजन भी हम लोग के पास होता है वायुमंडल में। लेकिन अगर वो चिंगारी नहीं होगी जिस चिंगारी की वजह से पेट्रोल जलेगा, तो आप बताइए पेट्रोल कैसे जल जाएगा, सोच के देखिए, है ना। तो केवल फ्यूल और ऑक्सीजन होने की से फायर नहीं बन सकती, आपको वो हल्की सी चिंगारी जरूर लानी पड़ेगी जिससे फायर का निर्माण होगा।
तो फायर तीन चीजों का मिश्रण होता है, कौन कौन सा हो जाएगा, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, फ्यूल बी के साथ, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट कलर आर यूज्ड इन द साइन यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। आपको बोला जा रहा है कि एक्सटिंग्विशर में बताइए कौन सा कलर यूज करते हो। बच्चों इस बार मैं जो एक्सटिंग्विशर का कलर बताने वाला हूं, ये बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलियन पद्धति के अनुसार। देखो मैंने कहा था वाला, मैंने जो आपको डायग्राम बताया था ना फायर एक्सटिंग्विशर, वो था अमेरिकन सिस्टम के अनुसार, ये है ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के अनुसार। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है बच्चों, दोनों चीजें याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के अनुसार क्या है और बच्चों अमेरिकन सिस्टम के अनुसार क्या है। तो याद रखना ये जो 5 तरह के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर लिखे, इसमें से जो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो ऐसे व्हाइट पट्टी में होता है, ड्राई पाउडर ऐसे ब्लू पट्टी में होता है, फोम ऐसे पीली पट्टी में होता है, CO2 ऐसे काली पट्टी में होता है। ओके, और जो हमारा वेपराइज्ड लिक्विड होता है बच्चों, ध्यान रखना वो हमारा ऐसे हरी पट्टी में होता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के अनुसार होते हैं। वाटर फिर से मैं बता दूं, सफेद पट्टी में, ड्राई पाउडर नीली पट्टी में, उसके अलावा फोम पीली पट्टी में होता है, CO2 काली पट्टी में, वेपराइज्ड लिक्विड हरी पट्टी में होता है। अब देखिए इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि अग्निशमन उपकरण में उपयुक्त संकेतों पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग, देखो सुनो ध्यान से, हरे का पृष्ठभूमि लाल है, हरे का पृष्ठभूमि लाल है, लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद है, नीला है, पीला है, काला है और हरा है। तो हरे का जो पृष्ठभूमि है वो लाल है। तो पहला आंसर लिखा हुआ काले रंग की पृष्ठभूमि, तो कहना काले रंग की पृष्ठभूमि होती ही नहीं है सर। फिर हरे रंग की पृष्ठभूमि होती ही नहीं है सर, पीले रंग की पृष्ठभूमि होती ही नहीं है सर। तो सही आंसर जाएगा लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग। और ये भी, ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, तो कहना आप कह सकते हो सर लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग, सर ये हमारा है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, और कोई उत्तर ही नहीं मैच कर रहा ना, इस बात को याद रखिए। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, ये तो मैंने बताया अभी। 14 नंबर क्या, कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त थे। आप बताइए इनमें से कौन सा वो अग्निशामक है जो विद्युत उपकरण में जब आग लगती है उसके लिए उपयुक्त होता है। तो मैंने बताया कि जब भी कभी आपको विद्युत उपकरण में आग बुझानी हो, अगर आपकी आग विद्युत उपकरण में लगी है और वो आपको आग बुझानी है ना, तो हम लोग ध्यान रखना CTC का मेनली इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ड्राई पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली इस्तेमाल किया जाता है CTC। अब बच्चों CTC का पूरा नाम मैंने बताया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आंसर किसके साथ जाना, अच्छा कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही हम लोग हैलोन भी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, हैलोन। तो इन्होंने कार्बन टेट्राक्लोराइड भले ही नहीं दिया, लेकिन इसका सही आंसर हैलोन होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, विद्युत उपकरण में आग लगी है, क्या आप पानी से बुझा सकते हो, कह देना बिल्कुल नहीं सर, पानी से बुझा ही नहीं सकते, किसी केमिकल से भी नहीं बुझा सकते, और CO2 से भी ये वाली आग नहीं बुझती, क्योंकि रिएक्शन कर जाती है बच्चों। सही आंसर हैलोन जाएगा, CTC के साथ जाएगा। ये सवाल देखिए ALP 23/1/2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ये बोला जा रहा है कि किस प्रकार की आग का प्रयोग द्रव के कारण लगने वाली आग के लिए किया जाता है। आप बताइए इनमें से वो कौन सी आग है जिसका उपयोग द्रव के कारण जो लगी हुई आग है उसको बुझाने में किया जाएगा, है ना। तो आप मुझे बताओ द्रव के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पूछा जा रहा है, तो द्रव के कारण लगी हुई आग जो होती है वो हमारा जाती है क्लास बी में। किस में जाएगी, क्लास बी। देखो क्लास ए में ठोस, क्लास बी में लिक्विड, क्लास सी में गैस, क्लास डी में फ्लेमेबल मेटल ज्वलनशील धातु, इस तरह से तरह। तो आंसर जाएगा इसका क्लास बी के साथ, कहना क्लास बी में ही हमारा द्रव के कारण लगी हुई आग को बुझाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरण की आग को किस श्रेणी में शामिल किया गया, विद्युत उपकरण की आग को बताइए किस श्रेणी में शामिल किया गया। आसान सवाल है। तो मैंने बता रखा है कि विद्युत उपकरण की जो आग होती है बच्चों, उसको हम लोग शामिल करते हैं क्लास ई में, क्लास ई में। ओके, तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्लास ई के साथ। क्लास बी सी डी नहीं आ रहा है, क्लास ई। हाँ चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कॉन्सिस्ट।
आपको बोला जा रहा है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कॉन्सिस्ट यानी पीपीई जिसको बोलते हैं, तो आप बताइए पीपीई में क्या आता है। बच्चों पीपीई का मतलब होता है कि जो आपकी खुद की रक्षा करे, वही पीपीई है। तो पीपीई में हेलमेट भी आएगा, बिल्कुल सही ये बात है, जूते भी आएंगे है, और फिर पीपीई में आपका जो श्वसन सुरक्षा उपकरण है जिसको आप मास्क भी बोलते हो वो भी तो आएगा। मास्क भी आपका खुद का पीपीई है। इसका मतलब इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑल ऑफ एबव के साथ, ये सारे के सारे हमारे पीपीई किट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए 18वां नंबर, मेटल कम अंडर विच क्लास ऑफ फायर, बताइए धातु किस श्रेणी की आग के अंतर्गत आते हैं, है ना। मान लीजिए कोई लोहा है और लोहे में आग लग गई, लोहे में आग लग गई, तो लोहे में आग लगना बताइए किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा ज्वलनशील धातु की बात कर रहा है, ज्वलनशील धातु की बात कर रहा है, और ज्वलनशील धातु में आग लगना ये हमारा आता है क्लास डी में, क्लास डी में। तो आंसर बताइए जिसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्लास डी के साथ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा मैं डिटेल में बता ही चुका हूं। हेलोन सामक किसके साथ भरे होते हैं, हेलोन सामक किसके साथ भरे होते हैं, तो हेलोन सामक की बात कर रहा है, ये देखिए हेलोन, तो पानी हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, केरोसिन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया है। तो सही आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। हेलोन को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। ओके, ये हमारा आरबी एएलपी 23/1/2019 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर। ओके, बढ़िया सवाल आया। इन्होंने कहा है कि सूची 1 सूची 2 को मैच कराइए और बताइए कि किस टाइप की फायर में कौन सी चीज आती है, क्लास ए बी सी डी, है ना। तो क्लास ए बी सी डी में बताइए कौन कौन सी फायर आती है। तो आप कहना क्लास ए है पहले तो क्लास ए में धातुएं आ जाएंगी, धातु नहीं लकड़ी बोलिए। ओके, क्लास बी में हमारा लिक्विड आ जाएगा, ज्वलनशील गैस द्रव 4, क्लास सी में गैस आ जाएगा 8, और क्लास डी में धातुएं आ जाएंगी जो धातुएं जलती है। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, 2 4 1 3 के साथ जाए। काफी बढ़िया सवाल था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला सवाल क्या है। अच्छा, ये एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल क्यों दिया गया है भाई, अच्छा उसका एग्जाम्पल है, वैसे तो ये तो मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कौन सी आग को बुझाने के लिए किस तरह की फायर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्लास ए के लिए वाटर होता है बस, उसके बाद ध्यान रखना फोम का इस्तेमाल क्लास ए और क्लास बी के लिए, ड्राई पाउडर सब क्लीन करते हैं, बस कुकिंग ऑयल क्लीन नहीं करते, है ना। उसके अलावा वेट केमिकल क्लास ए और कुकिंग ऑयल से क्लीन करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, द हीट एनर्जी रिलीज्ड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, हीट एनर्जी बताइए इनमें से किसके द्वारा मेजर की जाती है ना। इन्होंने बोला हीट एनर्जी, देखो एनीमोमीटर क्या काम करता है बच्चों, ये हवा की गति मापता है, तो हवा की गति मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, थर्मोमीटर, अगर बात थर्मोमीटर की करते हैं कि बताइए थर्मोमीटर क्या नापता है, तो कहना थर्मोमीटर नापता है टेम्परेचर। लेकिन प्रश्न ये था कि हीट एनर्जी रिलीज, हीट एनर्जी किसके द्वारा मापी जाती है, तो कैलोरीमीटर वो डिवाइस होती है जो आपको हीट एनर्जी का मान बताता है। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कोई ईंधन है, मान लीजिए मेरे पास लकड़ी है, तो लकड़ी का जो कैलोरी मान है, मतलब 1 किलोग्राम लकड़ी जलाने से कितनी ऊर्जा मुझे मिलेगी। बच्चों 1 किलोग्राम लकड़ी जलाने से जितनी ऊर्जा मिलेगी उसी ऊर्जा को हम एक नाम से जानते हैं, वो नाम होता है कैलोरी मान। ओके, तो ये जो कैलोरी मान है ना, यही कैलोरी मान हमें बताता है कैलोरी मीटर, और कैलोरी मीटर ध्यान रखना हीट की मात्रा बताता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए, किसके लिए, सिर्फ 1 किलोग्राम के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ये डीजल मैकेनिक में आया हुआ सवाल है 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए क्या है बच्चों। 22 क्वेश्चन है कि गैस से लगी हुई आग को निम्न में से किस प्रकार से बुझाया जा सकता है। मान लीजिए गैस जल रहा है, तो क्या उसको ऐसे पानी डाल के बुझा दो रे, पता नहीं चलेगा पानी कहां चला गया है। ड्राई पाउडर अग्निशामक, उसके अलावा सीटीसी, अरे यार गैस के लिए तो हमें लगता है कि ड्राई पाउडर सही होना चाहिए, गैस के लिए क्या सही होना चाहिए, ड्राई पाउडर सही होना चाहिए। देखो गैस हमारा किसमें आता है, देख लो ड्राई पाउडर सही, पानी नहीं हो सकता, वेट केमिकल भी डलाते, CO2 भी डलाते, फोम भी डलाते, है ना।
तो ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा कह सकते हो कि डैश होता है, कहां गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 22। तो डैश में जो लगी हुई आग है उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, सीटीसी से नहीं बुझा सकते, तो इसका सही आंसर जाएगा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर के साथ, ऑप्शन नंबर 8 के साथ। तो जल्दीबाजी में लोग इसका सी आंसर डी आंसर सही कर दे रहे, डी आंसर नहीं हो रहा यार, पानी के द्वारा हम लोग डैश को बुझा ही नहीं सकते, किसी कीमत में नहीं बुझा सकते, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग बताइए किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो पहले आप ये सोचो कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से कौन सी किस तरह का एक्सटिंग्विशर है। तो कहना सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में हम लोग CO2 गैस निकालते हैं, और कैसे CO2 गैस बनती है मैंने उसकी रिएक्शन आपको बताई है। सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन सल्फेट के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, CO2 गैस बनाता है। तो बोला जा रहा है कि CO2 गैस का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे। बच्चों CO2 गैस का इस्तेमाल हम ठोस के लिए नहीं कर सकते, उसके अलावा गैस और उसके अलावा फ्लेमेबल मेटल नहीं करते। मेनली CO2 का इस्तेमाल करते हैं क्लास बी टाइप की फायर, जैसे कि पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोल डीजल बुझाने के लिए, अगर पेट्रोल डीजल में आग लगी है तो पेट्रोल डीजल की आग को बुझाने के लिए हम लोग CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आंसर जाएगा सी के उत्तर के साथ, क्लास बी के साथ। ये देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर शोइंग टॉक्सिक। आप बताइए इनमें से वो कौन सा सिंबल है जो जहरीलापन बताता है, टॉक्सिक बताता है ना। देखो बच्चों ये तो हमारा बता रहा है मास्ट बने ना, ये फर्स्ट ऐड हो गया, ओके। ये बताता है फायर, लेकिन टॉक्सिक का जो सिंबल है वो इस तरीके से खोपड़ी और खोपड़ी के सामने 2 हड्डी ऐसे, तो ये जो सिंबल है ये टॉक्सिक सिंबल बताता है। देखिए कई बार क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप कभी रसायन बनाने वाली फैक्ट्री में जाइए तो वहां पर बोतलों में ढेर सारे रसायन भरे होते हैं, तो जो रसायन जहरीला होता है, जो केमिकल आपका टॉक्सिक होता है, उसके आगे यही सिंबल बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और मैं सिंबल आपको बता देता हूं, जैसे कि आप देखिए फ्लेमेबल सिंबल ऐसे दिखाई देगा, कंप्रेस्ड गैस ऐसे, है ना। उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, टॉक्सिक हो गया, हेल्थ एक आदमी और फेफड़ा, हाँ हार्मफुल ऐसे दिखाई देना, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे सिंबल याद करना है, टॉक्सिक ये क्वेश्चन दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच क्लास डज द सिंबल शोन इन द फिगर। आप बताइए ये कौन सा सिंबल है। बच्चों इसमें देखिए एक आदमी जो है हाथ से आग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हाँ, या आग ताप रहा है। बच्चों जब लाल पट्टी में ऐसे क्रॉस लगा होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस, लाल पट्टी में ऐसे क्रॉस, तो इसका मतलब है निषेध। इसका मतलब क्या है, निषेध। तो निषेध का सिंबल होता है बच्चों ये, तो ध्यान रखना लाल पट्टी में जब भी कभी क्रॉस लगा हो उसे हम लोग निषेध कहते हैं। मैं चारों सिंबल बताता हूं, ये सूचना, संकेत, चेतावनी, निषेध, अनिवार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अच्छा अभी नहीं दिया क्या, हटा दिया, हटा दिया क्या, ये देखो पहले इसको मैं ऊपर लगा दूं, 1 मिनट रुकिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये देखिए आपको सारे के सारे सिंबल इस तरह से याद होना चाहिए, ये चारों सिंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें किसी चीज को मना करना है, भाई साहब ये ना करो, तो हम लोग लाल पट्टी में लिखेंगे और ऐसे क्रॉस लगा देंगे, जैसे कि वो आग ताप रहा था, नहीं करना नहीं है। जैसे कि कहीं मोबाइल का यूज मना है तो मोबाइल कट्टल कर दिया, मोबाइल मना हो गया, ओके। कहीं पर कुछ भी मना है लाल पट्टी में लिख के ऐसे मना कर दिया, तो ये कहलाता है निषेध। वार्निंग, बच्चों वार्निंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज का वो दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, वार्निंग। तो वार्निंग को ऐसे पीली पट्टी में ऐसे ब्लैक और पीली पट्टी में ऐसे बनाते हैं, ये वार्निंग हो गई, है ना। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, जो एकदम अनिवार्य है। जैसे कि कंपनी में जाइए तो बच्चों जूता पहनना एकदम अनिवार्य होता है, जूता पहनना एकदम अनिवार्य होता है। तो जब जूता पहनना अनिवार्य है तो उसको ऐसे नीले उसमें बनाते हैं, जूता है तो जूता बना देंगे अंदर, अगर क्या बोलते हैं आपका मास्क है तो मास्क बना देंगे अंदर, है ना। और आपका एप्रेन है जो लाल वाल पहनते हैं ना, वो बना देंगे। तो जो इंफॉर्मेशन क्या होता है इस तरीके से हरी पट्टी में होता है, हरी पट्टी में, जैसे फायर एग्जिट, कहीं पर फायर लग गई है, आदमी दौड़ना चाहता है, फायर एग्जिट, है ना। तो ये सिंबल, 4 सिंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर जगह पे यूज किया। जैसे कि आला देखो, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह
क्या दर्शाता है? बच्चों आप देखिए ये पीली में है, ओके, तो पीला वाला जो सिंबल होता है वो वार्निन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वार्निन को। आग लगी हुई है, तो जैसे कि कहीं पर जो है पीला लगा है और इस तरह से आग बनी हुई है, इसका मतलब आगे फायर है, श्योर एकदम, है ना। तो ये विजार्ड स्टील देखो 2015 में हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, चित्र में दिखाया गया चिन्ह किस वर्ड में आता है? अब आप मुझे बताओ ये जो चित्र में डायग्राम दिखाया गया है ये किस वर्ड में आएगा? तो कहना इसमें देखो नीला पट्टी और अंदर जूता बना है, तो नीला पट्टी अंदर जूता बना है, इसका मतलब तुम्हें कंपनी में जूता पहन के जाना है। हाँ, तो जूता पहन के जाना है तो मैंडेटरी साइन हो जाएगी, मैंडेटरी अनिवार्य है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जूता लाल पट्टी में बनाकर ऐसे क्रॉस कर देते हैं लाल वाले चिन्ह से, इसका मतलब फिर वहां जूता नहीं पहन के जाना। जैसे मान लो अगर मंदिर होता और हमें दिखाना है कि मंदिर में जूता नहीं पहनना भैया है, तो हम ऐसे लाल पट्टी बनाते जूते को क्रॉस कर देते, तो इसका मतलब फिर वहां पर वो निषेध है, मना है। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर में ABCD का ऑप्शन है, कलर है, सिंबल टाइप है और आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है ना। देखो लाल, येलो, ब्लू, ग्रीन, वार्निंग, मैंडेटरी और प्रोहिबिटेशन, विशन, जो भी बोलते हो यार, मुझे नहीं बोल रहा, इंफॉर्मेशन आप समझ लेना, निषेध है इसका मतलब। तो आप इसको बताओ किस पट्टी में? देखो लाल तो मुझे पता निषेध है, लाल तो मुझे पता निषेध है, येलो का मतलब होता है वार्निंग, ब्लू का मतलब होता है मैंडेटरी और ग्रीन का मतलब होता है बच्चों इंफॉर्मेशन, चले जाओ। ओके, तो लाल है तीसरे, ये तीसरे वाले के साथ जाएगा ना। ओके, तो लाल मतलब निषेध। ओके, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, 3 1 2 4। तो संकेतिक भाषा है, बस आपको समझना है ना। 28 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5S तकनीकी का आविष्कार किसने दिया? भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जब जो है जापान कह सकते हो अपने परमाणु बम के खतरे से उबर रहा था, हमले से उबर रहा था, तब उसने अपने आप को उबरने का एक ही रास्ता अपनाया, वो था मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्री को उसने इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया, और उसने जो है ना कह सकते हो 5S टेक्निक दी। 5S टेक्निक ना ये किसी भी इंडस्ट्रियल कह सकते हो मैनेजमेंट को या इंडस्ट्रियल कंपनी को ग्रोथ देने के काम में आती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जो है ना अपनी कंपनी खोली जूता बनाने की, तो जूता बनाने की मैंने फैक्ट्री खोली, तो मुझे भी ये 5S टेक्निक को यूज जरूर करना पड़ेगा, है ना। 5S टेक्निक देने वाले सबसे पहला जो देश था बच्चों वो जापान था। जापान ने अपने देश में जब 5S टेक्निक यूज की तो जापान का जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत तेजी से बढ़ गया, इतना तेजी से बढ़ गया, इतना तेजी से जापान का प्रोडक्शन बढ़ गया। आप देखिए जापानीज लोग बहुत खतरनाक होते। अच्छा, जापानीज और चीनी एक जैसे होते, लेकिन भाई साहब अलग अलग है। जो जापानीज होते हैं ना वो एकदम रॉयल काम करते हैं, मतलब ये है कि जापानीज वाले जो है ना ऐसे आपको नहीं मिलेंगे कि फर्जी काम करते हैं। फर्जी काम करते हैं चीनी, कुछ भी फर्जी बना देते हैं, तो फर्जी काम करते। तो 5S टेक्निक का आविष्कार किसने किया? जापान ने किया था। इसमें से सारे के सारे जो एस है 5S, तो इन सारे एस का एक मतलब भी होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों, इसमें अगला सवाल में 5S टेक्निक में हमें मतलब भी समझना है कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे कि 5S में देखो ये मतलब जो है कई बार हिंदी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे, जापानीज लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये नाम याद करने हैं। कई बार आता है पहले अक्षर का क्या मतलब है, दूसरे अक्षर का क्या मतलब है, तीसरे अक्षर का क्या मतलब है। जैसे कि जापानीज ने जब 5S दिए तो 5S में पहला अक्षर था सीरी, ये जापानीज वर्ड है सीरी, सीसो, सीटोन, सीरी, सीटोन, सीसो। सुनो, सीरी, सीटोन, सीसो, सीरी, सीटोन, सीसो, सीरी, सीटोन, सीसो, और सीटेस्वे और सितसुटे, सीटेस्वे, सितसुटे, ये जापानीज वर्ड है, इसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश वर्ड में क्या नाम है? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन या क्लीन, साइन क्लीन को हटा ही दो, फिर साइन लिखिए, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। तो इंग्लिश वर्ड में याद रखना, इसका जो नाम है ये बड़ा पूछा जाता है। पहला एस होता है शॉर्ट, दूसरा एस होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा एस होता है साइन, फिर स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, है ना।
सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप सॉर्ट आउट कीजिए। सॉर्ट आउट का मतलब सही चीज का चयन कीजिए, इसको बोलते हैं सही चीज का चयन करना। फिर सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित कीजिए। साइन मतलब ऐसे व्यवस्थित करें कि चमकदार, देखो जब हर चीज को व्यवस्थित कर दोगे है, जहां पर तुम्हारा सामान रखा होना चाहिए वहीं पर सामान रखा होगा, उल्टी सीधी जगह नहीं रखा होगा तो ऑटोमेटिक स्वच्छता आ जाएगी। फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दीजिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है ना कि सारे अचार के डिब्बे एक ही तरफ रख दो, ठीक है, सारे पापड़ के डिब्बे एक ही तरफ, यही स्टैंडर्डाइजेशन है। अनुशासन, अनुशासन का मतलब ये है कि जब अचार उठाओ तो उठाने के बाद अचार वाले डिब्बे को अचार वाली जगह पे ही रखना चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको कंपनी के रूल में भी समझ सकते हैं। कंपनी के रूल में ये है कि पहले तो सही चयन कीजिए। मान लीजिए मुझे जूता बनाना है, तो जूता बनाने के लिए मुझे चमड़ा चाहिए, चमड़े के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, तो मैंने चयन कर लिया। फिर व्यवस्थित, उनको सही जगह व्यवस्थित कर दिया। तो स्वच्छता, स्वच्छता तो आई जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया कि आप उसको स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए, इतने नंबर का जूता यहाँ मिलेगा, इतने नंबर का जूता इस जगह मिलेगा। फिर जब उस जूते को दोबारा कभी उठाइए तो फिर वही जगह पर रखिए। अनुशासन, लापरवाही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 नंबर का जूता उठाया और रख दिया 12 नंबर की जगह पर, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 5S टेक्निक है ये सबसे पहले देने वाले जापानीज लोग थे। और बच्चों इसका हिंदी में नाम, इसका इंग्लिश में नाम और इसका जापानीज में नाम, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। कई बार आता है कि बताइए दूसरे एस का क्या मतलब है, तीसरे एस का क्या मतलब है, तो ये नाम आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द जापानीज वर्ड सीरी, है ना। मैंने बताया ना 5S सिस्टम, और 5S सिस्टम में जो सबसे पहला वर्ड होता है वो वर्ड होता है सीरी। सीरी, शीशोन, शेशो, है ना। तो सीरी का मतलब क्या होता है, तो कह देना सीरी का मतलब होता है सॉर्ट आउट। आप छाटिए, जिसको बोलते हैं सॉर्ट आउट। याद रखना सीरी का मतलब क्या होता है बच्चों, सीरी का मतलब होता है सॉर्ट आउट। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं छाटना। ओके, तो इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। देखो बच्चों कई बार क्या होता है ना कि आपको ये लैंग्वेज याद होनी चाहिए और इसको याद करना ही करना है हर हाल में। सीरी, सीसोन, सीसोन बोलते हैं इसको, सीटोन नहीं होता, सीसोन होता है। सीरी, सीसोन, सीसो, सीरी, सीसोन, सीसो, पहले तो इसको याद कर लो। यानी सबसे पहले सॉर्ट आउट, सेट इन ऑर्डर और साइन, ये तीन तो सबसे पहले याद होना चाहिए। सी टेत्सु और सित्सुटे, सी टेत्सु, सित्सुटे, है ना। तो सिटेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, ये हमारा अनुशासन कहलाता है। ओके, चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते। 5S सिस्टम में निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ आवश्यक चीजों को क्रमबद्ध तरीकों से व्यवस्थित करना होता है ताकि उसे आसानी से एक्सेस किया जाए, है ना। सिर्फ व्यवस्थित करना, तो देखो या करो सीरी मतलब सॉर्ट आउट, और फिर सीसोन मतलब सेट इन ऑर्डर, सीरी, सीसोन, सीसो, है ना। तो सेट इन ऑर्डर करना यानी व्यवस्थित करना जो होता है बच्चों वो होता है सीरी, सीसोन, सीसो। ओके, तो आंसर जाएगा सीसोन के साथ। सर इसी का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित करना, है ना, व्यवस्थित करना। ओके, तो सीरी, सीसोन, सीसो, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, 32 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 5S टेक्निक, है ना। आपने अगर इंप्लीमेंट किया हुआ है और कौन सी टेक्निक को इंप्लीमेंट किया हुआ है 5S टेक्निक को, तो बताइए इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। ओके, तो 5S टेक्निक से आपकी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ये सही है एकदम, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन होता है वर्क पार्टिकल का, ये भी सही है। टू इंप्रूव वर्क डिसिप्लिन, ये भी सही है। टू क्रिएट अ डर्टी वर्क पीस, बच्चों गलत हो रहा है, ये गलत है। याद करो सीरी, सीसोन, सीसो में से एक वर्ड आया था साइन, चमकदार, साफ, तो डर्टी ये तो गलत हो रही है ना सर। तो 5S टेक्निक में आपका जो प्लेस है वो डर्टी हो जाए या वर्क पीस डर्टी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है कि ये देखिए आया हुआ सवाल है, बोला जा रहा है कि बताइए मिलान कीजिए लाल, पीला, नीला, हरा, चेतावनी, आदेश मत, ये फलाना फलाना ढिकाना ढिकाना लिखा हुआ है। मिलान कर सकते हैं हम लोग, कैसे सर? लाल का मतलब क्या होता है? लाल का मतलब होता है निषेध। ओके, अच्छा नीला का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। दूसरा, हरा का मतलब क्या होता है?
सर हरा का मतलब होता है इमरजेंसी आपातकालीन। देखो इमरजेंसी आपातकालीन जो होता है ना, ये एक तरह की सूचना है। इमरजेंसी आपातकालीन एक तरह की सूचना है, ओके। और पीला में जाएगा तुम्हारा वार्निंग के साथ, चेतावनी जिसको बोलते हैं। 3, 1, 2, 4, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। हरा का वैसे जो रखा जाता है स्क्वायर हरे में, तो वो सूचना होता है। अब सूचना नहीं है तो इमरजेंसी स्टेप भी एक तरह की सूचना ही तो है। तो ऑप्शन नंबर हमारे टेस्ट के साथ जाना चाहिए, ए के साथ जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल है। मैंने कहा था कि जो निषेध होता है वो ऐसे सर्किल में होता है, क्रॉस लगा जाता है। वार्निंग ऐसे पीले में होता है। मैंडेटरी ऐसे सर्किल में होता है, नीले बैकग्राउंड में होता है। और ये ऐसे आयत में होता है, देख लो, और हरे में होता है, ओके। इमरजेंसी स्टेप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। व्हाट डज द पास के बारे में बताइए कि पास का पूरा नाम क्या होता है ना। देखो जब भी कभी हम लोग अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं, तो अग्निशामक यंत्र में मैंने आपको बताया था एक टेक्निक यूज की जाती है उसको उपयोग करने की। उस टेक्निक का नाम होता है पास, PASS। ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है बच्चों। पास का मतलब होता है पुल। पुल का मतलब है कि आप जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, उसकी सेफ्टी पिन को पुल कीजिए। फिर ए का मतलब क्या होगा, एम। एम का मतलब निशाना लगाइए, हाँ। और उसके बाद स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब ये हो गया कि अब आप आगे कह सकते हो जो CO2 जाएगी उसको स्क्वीज कीजिए, निशाना लगाइए, फिर स्क्वीज कीजिए। और फिर इसके बाद होगा स्वीप। स्वीप का मतलब हो गया साफ कर दीजिए, है ना। तो ये पूरा नाम कह सकते हो पुल का है, और पास का है, सॉरी, पुल एम स्क्वीज और स्वीप, ओके। तो पास वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किस वर्ड में यूज होता है, तो ये कह देना फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा आवासीय आग का उदाहरण नहीं है। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ रेसिडेंशियल फायर, है ना। आवासीय आग का मतलब ये हो गया जो आपके घर के आसपास लगती है। अब बताओ आपके घर के आसपास जो आग है वो सिगरेट यानी स्मोकिंग से लग सकती है, बिल्कुल है। मान लीजिए आपके घर के आसपास जो है सूखा कह सकते हो कचरा पड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है कि सूखी फसल पड़ी हुई है और किसी ने अगर सिगरेट पीकर डाल दिया तो आग लग सकती है ना। तो कुकिंग एक्सीडेंट ये भी आवासीय आग का कारण हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन मतलब हो गया कि वो डैमेज हो जाए, उसमें आग लग जाए, तो ये भी उसका कारण हो सकता है बच्चों। लेकिन जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक हमारे आवासीय आग का कारण नहीं है ना। हाँ, जंगलों में आग का कारण ये हो सकता है अर्थक्वेक, बहुत बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर ये CO2 टाइप होता तो हम कहते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 और प्लस H2SO4। फोम टाइप में ध्यान रखना, इन दो रसायन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। CO2 टाइप में, फोम टाइप नहीं, CO2 टाइप में। अगर ये फोम टाइप होता तो फोम टाइप में क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही होता है, इसके अलावा हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज होता है, ये होता है ना। तो बच्चों यहाँ पर ना इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर C सही था। अरे ये एक्चुअली में ऑप्शन मिस्टेक बना हुआ है, Al2SO4 यहाँ पर होना चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइज, और ये NaCO3 होना चाहिए ना। तो थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी आप इसका आंसर कौन सा लगाएंगे, सी वाला पार्ट लगाएंगे। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, है ना। ये सेल बोकारो स्टील प्लांट में आया हुआ सवाल है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आग लगने के मामले में पालन करने के लिए चरणों का सही क्रम बताइए। जब भी कभी कहीं आग लगती है तो बताइए, अगर जहां कहीं आग लगी है तो उस तुरंत क्या करना चाहिए, मतलब कौन से चरण, कौन सी चीज इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों जब यहाँ कहीं भी आग लगती है ना, तो वहां पर हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रेस। क्या इस्तेमाल करते हैं, रेस, ओके। ये रेस का मतलब ये नहीं रेस लगाना शुरू कर दो बच्चों, रेस का मतलब है कि पहले रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब है पहले आप वहां से बाहर निकलिए, रेस्क्यू का मतलब होता है बाहर निकलना। बाहर निकलने के बाद तुरंत अलार्म बजाइए, सबको आगाह कर दीजिए। कंटेन का मतलब होता है बच्चा कि जहां कहीं भी आग लगी है उस जगह को थोड़ा बंद कर दीजिए। बात समझो, जहां आग लगी उस जगह को बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जगह खुली रहेगी ना तो चारों तरफ आग फैलेगी। और एक्सटिंग्विशर मतलब आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए
चाहे वो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर लाए या फोम टाइप लाए और आग को बुझाने का काम कीजिए। ठीक है, तो याद रखना जहां कहीं भी हमारी आग लगाई जाती है तो वहां पर ध्यान रखना हम लोग रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और रेस्ट का पूरा नाम होता है रेस्क्यू अलार्म कंटेंट एंड एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट किचन फायर। बोला जा रहा है कि रसोई की आग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। रसोई की आग को रोकने का बताइए सबसे अच्छा तरीका कौन सा। पहला देखिए, कीप फ्लेमेबल आइटम अवे फ्रॉम हीट सोर्स, मतलब आप जो फ्लेमेबल आइटम है, जलने वाले आइटम है, उसे हीट सोर्स से दूर रखिए। ये तो एकदम सही है यार। यूज वाटर टू एक्सटिंग्विश ग्रीस फायर, लीव द किचन अनअटेंडेड व्हाइल कुकिंग, पुअर बेकिंग सोडा। नहीं, कोई भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। जितना बढ़िया ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्लियर है कि कीप द फ्लेमेबल आइटम अवे फ्रॉम द हीट सोर्स। जलने वाले आइटम को आप हीट सोर्स से दूर रखिए। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि आप लोग देखिए जहां कहीं भी आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, मीटर वीटर लगा होता है या स्विच लगे होते हैं, वहां कहीं पर भी हम किचन नहीं बनाते या अपनी गैस सिलेंडर नहीं रखते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पार्किंग वहां होती है, आग यहां लग जाती है ना। तो ये काम हम लोगों को नहीं करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जलने वाले आइटम को हीट सोर्स से दूर रखिए। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है रसोई में आग लगने से रोकने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्या कहता है बच्चों। 39 नंबर ये है कि सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे। मान लीजिए हमें सांस से संबंधित सुरक्षा करनी है, तो बच्चों सांस मतलब आपको अंदर जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना, वो एकदम प्योर ऑक्सीजन ले रही है ना। तो हम लोग मेन क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो आप वैसे नॉर्मली तो जानते ही हो कि मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर मास्क नहीं है ऑप्शन में तो हम लोग सीधा सीधा आंसर लगाएंगे फिल्टर रेस्पिरेटर। फिल्टर रेस्पिरेटर का मतलब ये मास्क है ना, जो आपकी एयर को फिल्टर करके आपको अंदर जाने की परमिशन दे दे। ठीक है, तो सांस को, और ध्यान रखना कई बार ये मैंडेटरी भी होता है। आप देखिए बहुत सारी अगर ऐसी जगह हैं जहां पर कह सकते हो कि अभी देखो कोविड आ गया था, तो जब कोविड आया था तो जगह जगह के हॉस्पिटल में ऐसे सिंबल बना हुआ था कि भाई ये सिंबल है और मास्क लगाना एकदम मैंडेटरी है ना। तो कई बार ये मैंडेटरी होता भी है, कई बार नहीं होता। पहले था, अब नहीं है जब से कोविड चला गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट वे टू यूज ए फायर ब्लैंकेट। बताइए अग्नि कंबल का इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका क्या है। इन्होंने बोला है कि हमारा जो अग्नि कंबल है उसको यूज करने का सबसे सही तरीका क्या है। अग्नि कंबल को यूज करने का बच्चों सबसे सही तरीका बताइए क्या है। तो कहना अग्नि कंबल को यूज करने का बच्चों सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। पहला है रैप इट अराउंड योर बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, मतलब अपने बॉडी के चारों ओर इसको रैप कर लीजिए प्रोटेक्शन के लिए, एक पहला तरीका। यूज इट टू पुट आउट स्मॉल फायर बाई स्मोदरिंग देम, मतलब उसको फेंक दीजिए फायर में। नहीं सर, ऐसा गलत है, टोटली गलत है। फायर में हम फेंक कर थोड़ी ना। देखो अग्नि कंबल इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप उसको लपेट कर किसी जगह से गुजर सकते हैं, बस आप ये समझ लो है ना। थ्रो इट द बेस ऑफ द फायर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज द शील्ड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फेल, ये भी गलत है बच्चों। ये इसका सही तरीका यही है, ऑप्शन नंबर ए, रैप इट अराउंड योर बॉडी फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इसका सही तरीका है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या 41 नंबर। अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में रेस्ट का संक्षिप्त वर्ड बताइए। रेस्ट का इन्होंने बोला संक्षिप्त वर्ड, तो मैंने अभी रेस्ट का बताया तो था पूरा पूरा। सबसे पहला होता है रेस्क्यू अलार्म। अब देखो सी से इन्होंने कंटेन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, रेस्क्यू अलार्म कंट्रोल, कंट्रोल भी बोल सकते हैं ना उसको, कि आग को चारों तरफ से बंद करना मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना है। और एक्सटिंग्विशर, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, ए के साथ जाना चाहिए। रेस्ट का पूरा नाम। 42 नंबर देखिए, बोला जा रहा है कि पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं हम लोग, पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं। सबसे पहला है हवाई चप्पल, लेदर शूज, कैनवास शूज। तो बच्चों मैं आपको बता दूं पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। अब इन्होंने लिखा तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग हवाई चप्पल, लेदर शूज इसका आंसर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आया हुआ सवाल है एग्जाम में, और एलपी में आया हुआ सवाल है। तो इसका सही आंसर जब पिछली एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो सही आंसर लगाया गया था कैनवास शूज, तो आपको कैनवास शूज लगाना है। ठीक है, आप उपरोक्त सभी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो कंपनी के बिहाफ पर हो रही है।
तो हम लोग वहां पर कैनवास शूज ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेदर शूज का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। वैसे शूज तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जब आप कंपनी पे जाते हो आगे मेटल लगी होती है ताकि टीली ना, मोटे मोटे से जूते होते हैं। चलो अगला सवाल देखिए 43 नंबर, अगर अपने कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। पहला है रन आउटसाइड एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी तेजी से दौड़ना चाहिए। गलत सर, तेजी से क्यों मुझे दौड़ना चाहिए, अरे स्टॉप, ड्रॉप द ग्राउंड एंड रोल द एक्सटिंग्विश द फ्लेम। हाँ, आग को बुझाने के लिए जमीन पे रोल कर जाइए, आग को बुझाने के लिए जमीन पे रोल कर जाइए, ये एकदम सही है। रुकिए, ड्रॉप मतलब नीचे आइए, ड्रॉप टू ग्राउंड एंड रोल, आप आग को बुझाने के लिए रोल कर जाइए। जंप इनटू नियर बाई बॉडी वाटर, बच्चों एक बात बताओ, अगर कहीं पर पानी ना हो तो क्या करना चाहिए, ये तो गलत है यार। रिमूव योर क्लॉथ इमीडिएटली, गलत सर। सबसे पहला काम देखो, सबसे पहला अर्जेंट में काम यही हो सकता है कि आप रुकिए, जहां जमीन है रोल कर जाइए, सबसे पहले आग को बुझाइए, है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या हो सकती है। तो सबसे पहला घाव पर पानी डालिए, ये तो फर्जी की बात हो रही, घाव पे पानी डाल के हमें क्या मिलेगा, है कुछ मिलने वाला है। घाव पर एंटीसेप्टिक लगाइए, डिटॉल लगाओगे क्या, सांप काट ले डिटॉल लगाओगे, भाई एंटीसेप्टिक डिटॉल होता है तो तुम्हारे हिसाब से डिटॉल लगाना चाहिए, घाव को रगड़ना चाहिए नहीं। बच्चों अगर सांप काटे तो उसका सबसे बढ़िया फर्स्ट एड होता है कि आप घाव पर कपड़ा बांधना और खून को थोड़ा बाहर आने देना, ताकि जहर, ज्यादा से ज्यादा जहर बाहर आ सके, है ना। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है सांप काटने पर फर्स्ट एड करने का। बहुत सारे तरीके के अलग अलग फर्स्ट एड होते हैं। देखो अगर आपको बिजली की सप्लाई जो है लग जाए, करंट लग जाए, तो आपका फर्स्ट एड होता है कि सबसे पहले जो है आपको पहले तो हटाना चाहिए और आपके दिल पे जोर जोर से जो है प्रेशर देना चाहिए और आपको कृत्रिम सांस देना चाहिए। बिजली के झटका लगने पर आग लग गई तो आग लगने पर आपको कंबल से लपेटना चाहिए, बात समझो। उसके अलावा जो है इसमें कड़वा लेप लगाना चाहिए, उसके अलावा और भी जो चीजें लगाई जा सकती है वो लगाना चाहिए। तो ये सब ना उसको बोलते हैं लोशन, लोशन लगाना चाहिए। तो हर एक दुर्घटना का अपना एक फर्स्ट एड होता है, ध्यान रखिएगा। किसी के बच्चे का सड़क में एक्सीडेंट हो गया है तो उसका क्या फर्स्ट एड होना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले उसको जो है ना तुरंत नजदीक अस्पताल में ले जाना चाहिए। अगर खून बह रहा है तो खून को रोकना चाहिए। तो ये जनरल बातें होती है फर्स्ट एड के बारे में। ऑप्शन नंबर सी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, व्हाट इज द कैटेगरी बाय फायर, कैटेगरी ऑफ बी फायर। बी फायर बताइए किस कैटेगरी में आता है ना बच्चों। क्लास बी मैंने आपको बताया था कि क्लास बी का मतलब होता है कि लिक्विड में लगने वाली फायर को क्लास बी कहते हैं। ध्यान से सुनना, द्रव में लगने वाली फायर को द्रव क्या होता है तो कह देना द्रव, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि हमारा डीजल। तो जितने भी ज्वलनशील द्रव होते हैं उन ज्वलनशील द्रव में लगने वाली फायर को हम लोग क्लास बी के फायर में जाते हैं। तो तेल पेट्रोल आदि में लगी आग, तेल पेट्रोल आदि में लगी आग, ये बिल्कुल एकदम सही है, ये एकदम सही है, यही है क्लास बी फायर, है ना। मैंने आपको सारी तरह की फायर बताई रखी है तो आप किसी को भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये क्या है, एक हाथ और एक किताब का प्रतीक दिखाया गया। आप बताइए क्या बच्चों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन आया हुआ सवाल है कि जब ये एक हाथ और एक प्रतीक होती है, एक हाथ और एक किताब होती है तो इसका प्रतीक होता है सेफ्टी डाटा सीट। देखो होता क्या है कि जब आप लोग किसी कंपनी के अंतर्गत जाते हो तो आपको भी एक किताब दी जाती है या वो किताब कहीं ना कहीं रखी होती है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो वो उसी किताब को बोला जाता है सेफ्टी डाटा सीट। ओके, उसमें कंपनी से रिलेटेड जो भी हमारे नियम हैं, जो भी सेफ्टी के लिए नियम है, वो सारे के सारे नियम लिखे होते हैं, है ना। तो अगर आपको ये किताब चाहिए तो हर एक कंपनी में लिखी होगी, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, सेफ्टी से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर डी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चिन्हों में बॉर्डर और बीच में बना क्रॉस, चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। बड़ी बात बोली, बॉर्डर और बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। बताइए कैसा सिंबल होता है। बॉर्डर ऐसे और याद करिए बीच में बना क्रॉस ऐसे, ये देखिए ऐसे होता है ना। ये कौन सा चिन्ह है, याद आया है तो याद करिए ये चिन्ह जो था बच्चों, ये था निषेधात्मक चिन्ह। क्या बोलते इसको तो कहना, इसको बोला जाता है निषेधात्मक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह कैसा था, याद है।
सूचनात्मक चिन्ह जब हम लोग किसी को सूचना प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे था, ऐसे हरे में था, याद है, हरे में। और इसी में सूचना लिखी होती है कि मुन्नू तुम्हें पेशाब करने जाना है, इधर चले जाओ, है बाथरूम इधर है, इमरजेंसी इधर है, तो हरे में होता है। हरा गोलाकार थोड़ी ना होता है, हरा वर्गाकार होता है, हरे के साथ वर्गाकार आंसर जाना चाहिए। हालांकि वर्गाकार भी नहीं होता, आयताकार होता है, लेकिन हरे के साथ वर्गाकार मैच कर रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूठी घड़ी वगैरह ना पहने, अंगूठी घड़ी वगैरह ना पहने, टूटी या मशीन के घूमने वाले पार्ट में फंस जाते हैं। बिल्कुल एकदम सही। कभी भी आप मशीन में को ऑपरेट करते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि अंगूठी घड़ी चैन वैन पहनना नहीं चाहिए। देखो ऐसा लाइव एग्जाम्पल मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं डिप्लोमा करता था तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था ज्योति। हुआ क्या था कि वो ऐसे दुपट्टा डाल के आई थी और उसने ऐसे दुपट्टा को पीछे ऐसे बांध लिया था, लड़कियां लोग बांध लेती है ना। तो हुआ क्या, उसका जो वो चला रही थी, शायद एक मशीन चला रही थी जिसको बोलते हैं सीट मेटल शॉप में एक मशीन थी जिसमें हम लोग सीट मेटल शॉप में सीट को काटते हैं, पार्टिंग करते हैं ना। तो सीट मेटल शॉप में जो मशीन थी उसी मशीन को चला रही थी, दुपट्टा उसका फंस गया, ठीक ठाक गर्दन में मतलब चोट आ रही थी, भगवान की दया से बच रही। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप मशीन शॉप में जाते हो जहां पर खास तौर से मूविंग पार्ट है तो वहां पर ढीले ढाले कपड़े ना पहने। सबसे पहले तो अंगूठी संगूठी और कड़ा वड़ा ये सब नहीं पहनना चाहिए, बहुत सीधी सी बात है। अरे थोड़ा चुस्त कपड़े पहने ताकि मशीन में वो कपड़े ना फंस सके, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो सर अंगूठी अगर आपने नहीं पहना तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आएगी। आपकी खुद की सुरक्षा हो रही है इसमें, मशीन की सुरक्षा, वेबसाइट सुरक्षा, वर्कशॉप सुरक्षा नहीं हो रही, खुद की सुरक्षा हो रही है ना। अच्छा, आज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, इनमें से कौन सुरक्षा स्थान कंपनी के लिए होता है, कौन सा सुरक्षा संस्थान या कंपनी के लिए होता है, इनमें से कौन सी सुरक्षा संस्थान या कंपनी के लिए। अच्छा, व्यक्तिगत सुरक्षा संस्थान के लिए बिल्कुल नहीं होता, है और मशीन सुरक्षा बिल्कुल नहीं होता, वेबसाइट सुरक्षा, वर्कशॉप सुरक्षा। बच्चों वर्कशॉप भी नहीं लगाएंगे, इसका आंसर देंगे वेबसाइट। भाई देखिए, कोई भी अगर कंपनी है या संस्थान है उसे पैसे से मतलब होता है, उसके व्यवसाय से मतलब होता है, तो इसे बोला जाता है व्यवसायिक सुरक्षा। हालांकि इस सुरक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत, मशीन, वर्कशॉप तीनों आ जाता है ना। तो इसका सही आंसर जो दिया गया है वो व्यवसायिक सुरक्षा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेफ्टी वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है और सेफ्टी वाले इस चैप्टर के लिए हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। 50 क्वेश्चन के बाद बच्चा सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।